नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण और सतत विकास का पार्ट 6। जैसा कि मैंने पार्ट 5 तक आप लोगों को बता दिया है। पार्ट 6 में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के चक्र जो कि एग्जाम में आते हैं। ये सब चैप्टर जो है वो हिडन चैप्टर है और यहाँ पे जो भी लिखे हैं वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ और आने की संभावना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 है। पहला है जैव भू रासायनिक चक्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। जैव को बोलते हैं बायो, भू को बोलते हैं जियो, रासायनिक को बोलते हैं केमिकल और चक्र का मतलब साइकिल होता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है साइकिल, चक्र, चक्रण जिसको बोलते हैं। चक्रण का मतलब क्या है? इस प्रकार घूमेंगे, यानी यहाँ पे आप थे और घूम फिर के आप यहाँ पे आ गए। इसमें भी जो भी हम चक्र पढ़ेंगे वो सारे चक्र में पोषक तत्वों का ही क्या होगा? चक्रण होगा। यानी जो मूल अवस्था में जो पोषक तत्व यहाँ होंगे, विभिन्न घटक विभिन्न स्तरों अर्थात जैविक या अजैविक घटकों से ये गुजरते हुए पुनः ये मूल अवस्था में आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि उसका चक्रण हुआ है अर्थात साइकिल हुआ है। यहाँ पे इसकी परिभाषा है जैव भू रासायनिक चक्र का। परिभाषा भी एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया। क्या है? पारितंत्र। पारितंत्र जिसका दूसरा नाम है इकोसिस्टम, इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका पारिस्थितिकी तंत्र। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों अलग वर्ड है, यानी कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम। पारितंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना ही क्या कहलाता है? हमारा जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। विभिन्न घटक कहने का मतलब आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका है। विभिन्न घटक मतलब जैसे जैविक घटक, अजैविक घटक, अजैविक घटक के अंतर्गत ही आते हैं कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक घटक। इसका मतलब कहीं अच्छा ये भी कह सकते हैं कि इन पोषक तत्वों का जैविक घटक से अजैविक घटक या फिर अजैविक घटक से जैविक घटक में पोषक तत्वों का गुजरना ही हमारा क्या कहलाता है? ये जैव भू रासायनिक कहलाता है। जैव भू रासायनिक दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा गैसीय चक्र और दूसरा जो होता है वो अपसादी चक्र होता है। गैसीय चक्र में ही हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है अभी इस चैप्टर में अर्थात इस पार्ट में। गैसीय चक्र में क्या पढ़ेंगे? कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। फिर अपसादी चक्र में आएगा तो अपसादी चक्र में हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, इस प्रकार का उसमें भी चक्र पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो गैसीय चक्र की बात है। गैसीय चक्र में पहला स्टार्ट किए कार्बन चक्र। क्या है? कार्बन चक्र। इसकी परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी के विभिन्न मंडलों, विभिन्न मंडल कहने का मतलब जैसे वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, इस प्रकार विभिन्न मंडलों के बीच कार्बन का आदान प्रदान होता है। हम लोगों को सभी पता है जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका सीधा उपयोग या इस्तेमाल जीवित प्राणी होता है वो सीधे रूप में नहीं कर पाते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं कर पाते हैं। कभी कभी उनका संयुक्त अवस्था में ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका परिभाषा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के विभिन्न मंडलों के बीच कार्बन का आदान प्रदान होता है। इसमें लिख दिया कार्बन की अवस्था। ये ग्रेफाइट एवं हीरा कार्बन की मूल अवस्था है। संयुक्त अवस्था में जो कार्बन पाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में पाया जाता है। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, जो खनिज के लवण के रूप में ये पाया जाता है। ये कार्बन की अवस्था याद रखिएगा। कार्बन का जो इसमें चक्रण होता है वो समझेंगे इसमें कैसे होता है। इसका मुख्य रूप से हम कार्बन तो लिखे हैं लेकिन इसमें पूरी तरह से इस पे काम करता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लिखे हैं, सपोज डेट हमारा एक पौधा है, ये किए, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किए तो ये अपना भोजन बनाया, मतलब जीव बनाया। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, इसको कार्बन की आवश्यकता था लेकिन कार्बन को स्वतंत्र रूप में ये इस्तेमाल ना करके संयुक्त अवस्था में इस्तेमाल किया जो ये वायुमंडल में पाया जाता है। अब इस पौधा को कोई जानवर खाएगा
तो कुछ पार्ट इसका बच जाएगा, तो शेष पास इसका क्या होगा, वो जीवाश्म ईंधन का काम करेगा कि नहीं, तो सूखी लकड़ी होगी, बोले जी होगा। जब जीवाश्म ईंधन को आप जलाएंगे तो जलाने अर्थात दहन करेंगे तो पुनः वायुमंडल में फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कि नहीं, बोलेंगे जी जाएगा। अब देखिए इस कार्बन का साइकिल हो रहा है कि नहीं, आपने इसका इस्तेमाल किया फिर पुनः इसको उसी अवस्था में वायुमंडल में भेज रहे हैं जी। अब ये जो जानवर है, जानवर जब शोषण की क्रिया करेगी तो हम लोगों को पता है जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये शोषण की क्रिया करेगा तो CO2 जाएगा वायुमंडल में कि नहीं, बोलेंगे जी जाएगा, कार्बन का साइकिल हो रहा है। दूसरी बात, जब इस जानवर का अपघटन होगा, विघटन होगा, सड़ेगा गलेगा तो भी CO2 जाएगा कि नहीं, बोलेंगे जी बिल्कुल जाएगा। इस पौधे का भी विघटन होगा तो भी CO2 जाएगा। इस प्रकार हम लोगों को समझ में आया कि कार्बन विभिन्न माध्यमों से गुजरते हुए पुनः अपने ही अवस्था में वो आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन चक्र। मुख्य रूप से इसी तरह साइकिल चलता रहता है। अब है पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ाने वाला कारक। एग्जाम में जो आता है अक्सर वो पूछा जाता है, बताइए जब ये कार्बन चक्र की प्रोसेस होती है पृथ्वी पे तो बताइए वायुमंडल में कौन कौन से ऐसे कारक हैं, ऐसे प्रतिक्रिया या अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे होंगे कि जीवाश्म ईंधन का यदि हम दहन करते हैं तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा पहुंचती है, इसका मतलब बढ़ाती है। शोषण जब कोई जीवित प्राणी करता है, जैविक पदार्थ जब शोषण करता है तो भी वायुमंडल में जाता है, दो चीज। तीसरा हमारा जो इसमें है कि जीवधारियों द्वारा शोषण हो गया। तीसरा है कि ज्वालामुखी उद्गार या क्रिया जब होती है, जब ज्वालामुखी फूटता है या फटता है तो उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचता है। और एक जीवाश्म ईंधन का दहन बता दिए, शोषण हो ही गया और अपघटन हो गया। इस प्रकार चार याद रखिएगा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ाने वाले जो कारक हैं वो है जैविक पदार्थों का जब अपघटन या विघटन होता है तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ता है। दूसरा, जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है। तीसरा, जब ज्वालामुखी क्रिया करती है अर्थात फूटती है तो उस समय वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है। और चौथा हमारा है जीवधारियों द्वारा शोषण या उपापचय क्रिया होती है तो भी वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है। ये एग्जाम में पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायुमंडल में CO2 की मात्रा नहीं बढ़ाई जाती है, तो एग्जाम में अक्सर आता है प्रकाश संश्लेषण। सही आंसर होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल से CO2 खींचा जाता है, लिया जाता है, ना कि छोड़ा जाता है। इस प्रकार आपको यहाँ तक बताएं। एक वर्ड है कार्बन सिंक, जो कि बार बार आप सुने होंगे, कार्बन सिंक। ये कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक के बारे में बोला जाता है कि जब छोड़ी गई कार्बन की मात्रा से ली गई कार्बन की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे ही कार्बन सिंक बोलते हैं। और ये सबसे अधिक जो होता है वो होता है सागर या महासागर में। इसीलिए कार्बन सिंक का सबसे बेहतरीन उदाहरण है सागर या महासागर, और एग्जाम में आता है। कार्बन सिंक क्या है? छोड़ी गई कार्बन की मात्रा से ली गई कार्बन की मात्रा जब अधिक हो जाए तो उसे कार्बन सिंक बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा हमारा सागर और महासागर करता है। यहाँ पे थोड़ा नोट में लिख दिए, ये विकिपीडिया से ही लिखे हैं। कार्बन चक्र का खोज जोसेफ प्रिस्टली एवं एंटोनी लेवॉइजियर, पूरा नाम है एंटोनी लेवॉइजियर। कार्बन चक्र का नियम प्रतिपादित किए हम्फ्री डेवी। इस प्रकार आपका कार्बन चक्र समाप्त हुआ। अब इसी जैव भू रासायनिक में पढ़ेंगे हम लोग जल चक्र। जैव भू रासायनिक का पहला टाइप है गैसीय चक्र। गैसीय चक्र में कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। कार्बन चक्र बता दिए, अब पढ़ते हैं जल चक्र। एक चीज और एग्जाम में आएगा, आपको देगा कार्बन चक्र कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, बोलेंगे जैव भू, क्योंकि जैव भू के अंतर्गत ही गैसीय आता है और गैसीय के अंतर्गत ये आता है। अब पढ़ेंगे जल चक्र। जल चक्र में क्या है? तो जीव मंडल में हाइड्रोजन तत्व का निवेश जल के रूप में होना जल चक्र कहलाता है। क्योंकि सभी को अभी पता है हम लोगों की स्वतंत्र अवस्था में पोषक तत्व हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो ये जल चक्र
इस जल को क्या बोलते हैं H2। अब देखिए ये हाइड्रोजन है कि नहीं। अब इसका भी उपयोग सीधे तौर पे हम इसके स्वतंत्र अवस्था से नहीं कर सकते हैं, इसके संयुक्त अवस्था या यौगिक अवस्था से ही इसका इस्तेमाल जीवित प्राणी करने। जो मुख्य मुख्य बातें हैं बता देते हैं। जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सौर विकिरण निभाती है। जल चक्र को गैसीय चक्र में सम्मिलित करता है। सम्मिलित किया किसने? तो ऑर्डेन नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने? तो ऑर्डेन नामक वैज्ञानिक किया जल चक्र को गैसीय चक्र में। गैसीय चक्र किसका पार्ट है? जैव रासायनिक का। नहीं, वायुमंडल में नमी निर्धारण करता है। नमी निर्धारण क्या करता है? तो सभी प्रकार का वर्षा या बर्फबारी या बूंदाबूंदी ये निर्भर करती है नमी पे। वायुमंडल में यदि नमी ज़्यादा होगा तो वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी, बूंदाबूंदी ज़्यादा होगा। वायुमंडल में नमी की मात्रा कम होगी तो ये सब भी आपका कम होगा। नोट में लिखा दिए हैं कि पेड़ पौधे भूमि से जल अवशोषित करते हैं। किसके द्वारा? तो मूल रोम के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? मूल रोम के द्वारा करते हैं। और ये एग्जाम में आया हुआ और ये भी पूछता है कि पौधों का अधिकांश भाग प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाता है। पौधों का कौन सा अधिकांश भाग? तो मूल रोम। फिर है मूल रोम की कोशाभित्ति बनी होती है। किसका? सेल्यूलोज का और पैक्टिन का। मुख्य भाग जो होता है वो सेल्यूलोज होता है, एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है। और इसका जो बचा भाग पैक्टिन होता है, इसका भी एक अलग कार्य होता है जो आगे देखेंगे। मूल रोम मृदा से चिपके रहने का कारण क्या है? तो यही पैक्टिन। जो यहाँ पे पैक्टिन पाया जाता है हमारा मूल रोम के कोशिका भित्ति में, ये पैक्टिन सेल्यूलोज को मृदा से क्या करता है? जोड़े रखता है। ये पैक्टिन का कार्य है। जल अवशोषण निर्भर करता है, यानी मूल रोम के द्वारा जल अवशोषण निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा? तो प्राप्त भूमि जल, यानी भूमि में पर्याप्त मात्रा में जल होगी। दूसरा है मृदा का तापमान, वहाँ का उसके मृदा का तापमान की स्थिति क्या है। तीसरा है मृदा विलयन की सांद्रता क्या है। और चौथा मृदा की वायु। इस प्रकार हमारा जल चक्र हुआ। जल चक्र एक छोटा सा संक्षेप में और बता देते हैं। जल चक्र जैसे सूर्य के तापमान की उपस्थिति में सभी को पता है, जलाशय जैसे झील हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया। उसके बाद समुद्र की बात करेंगे। इससे क्या होता है? बाष्पीकरण के माध्यम से पुनः ये क्या होता है? पानी ऊपर चला जाता है और ये संघनित होकर फिर बादल का निर्माण करता है और पुनः ये वर्षा करवाती है। और इस प्रकार हमारा क्या होता है? जल चक्र होते रहता है। पेड़ पौधे की बात करेंगे तो जब पेड़ पौधे क्या करता है? मिट्टी से जड़ के माध्यम से, जो भी मूल रोम हम बता रहे थे, जड़ के माध्यम से पानी को ये अवशोषित करता है और फिर इनके पत्तों से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और पुनः ये बाष्प बन के ये ऊपर चला जाता है पानी और संघनित होकर फिर बादल बनता है और वर्षा करवाती है। इस प्रकार पानी घूमता रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? जल चक्र। अब बाकी बात हम आपको जल चक्र के बारे में बता दिए। अब हम चर्चा करते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाले के रूप में परिवर्तित होना ही नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। अब देखिए नाइट्रोजन क्या है? वायुमंडल में क्या है? बहुत सारे गैसों का एक मिश्रण है। उसी गैसों में नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है 78%। फिर भी सभी जीवधारियों की इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि ये पोषक तत्व के रूप में आते हैं। तो नाइट्रोजन को सीधे तौर पे हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसे ही जैसे कार्बन का उपयोग संयुक्तावस्था में किया जाता है, वैसे ही नाइट्रोजन का उपयोग भी संयुक्तावस्था में किया जाता है, अर्थात इसके यौगिक के रूप में। इसकी अब ये जो प्रोसेस होता है लगभग 4 चरण में होता है। चक्र का मतलब है कि मैंने वायुमंडल से नाइट्रोजन को विभिन्न स्तरों से गुजारते हुए विभिन्न जीवों के द्वारा प्रयोग किया गया और पुनः ये नाइट्रोजन N2 के ही रूप में वायुमंडल में पहुंच गया। अब ये प्रक्रिया होने में जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टेप हुए होंगे, उसी में से पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनियाकरण, नाइट्रीकरण और अनाइट्रीकरण या विनाइट्रीकरण पढ़ेंगे।
अब इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आप बहुत बार सुने होंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम, इसमें हम आज देखेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पहला स्टेप क्या है इसका, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तित होना, पहला स्टेप। वायुमंडल है, इस वायुमंडल से नाइट्रोजन का क्या हुआ, अमोनिया, अमोनिया को NH3 बोलते हैं, यानी कि N2 गैस से अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन का यौगिक बनने में जो प्रोसेस बना उसे बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तित होना, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। लेकिन अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रकार के जीवाणु अपना काम करते हैं, वही हम इसमें पढ़ेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण या स्थिरीकरण को हम लोग यौगिकीकरण भी बोलते हैं, करने वाले जीवाणु हैं। जैसे मृदा में होंगे, कुछ पेड़ पौधे के ये जड़ में होते हैं, जैसे राइजोबियम जीवाणु का नाम सुने होंगे, एजोटोबैक्टर का नाम सुने होंगे, क्लास्ट्रीडियम का नाम सुने होंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु। पहला है एजेटोबैक्टर या क्लास्ट्रीडियम। ये जो एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम है, ये दोनों जीवाणु हैं। कैसा जीवाणु, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में परिवर्तित करने वाले जीवाणु हैं। कौन, तो एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम। बोलेंगे सर ये पाया कहाँ जाता है, तो ये मृदा में स्वतंत्र अवस्था में ही पाया जाता है। इसका काम क्या है, विभिन्न प्रकार के फसल, जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, मकई हो गया, उस प्रकार में ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे और पेड़ पौधे को पोषक तत्व नाइट्रोजन के रूप में उपलब्ध करवाएंगे। अब अगला है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या है, तो ये जीवाणु किस प्रकार का जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु। ये जो है कैजुराइना या अल्नस प्रकार के पौधे में ये पाया जाता है। फ्रैंकिया कहाँ, तो कैजुराइना या अल्नस प्रकार के पौधों में पाया जाता है। अब है एनाबीना एजोली। ये एनाबीना एजोली, इधर मैं जितना बता रहा हूँ सब वो जीवाणु का नाम है। एनाबीना एजोली ये कहाँ पाया जाता है, तो एजोला। एजोला क्या है, एक जलीय फर्न है। मैं जो भी बता रहा हूँ आप एग्जाम में देखे होंगे, एग्जाम में आया भी है, पूछता भी है, और यही सब चीज़ में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एनाबीना एक जीवाणु है, कैसा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु, और एजोला नामक पौधे में ये पाया जाता है। एजोला क्या है, जलीय फर्न है। इधर है एजोस्पिरिलन। क्या है, एजोस्पिरिलन जीवाणु किस में पाया जाता है, तो घासों की जड़ सतह पर पाया जाता है। कहाँ, घासों की जड़ सतह पर पाया जाता है। अगला है नोस्टॉक मस्कोरम। नोस्टॉक मस्कोरम ये भी जीवाणु है, कैसा, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला। ये गुनेरा माइक्रोफाइला पौधे में पाया जाता है। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइजोबियम जीवाणु, जो कि देखे होंगे, बहुत बार सुने होंगे। यहाँ पे जो आज राइजोबियम के बारे में पढ़ेंगे, वो राइजोबियम के कुछ अलग पार्ट भी पढ़ेंगे, जो कि शायद आप सुनेंगे, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड है और एग्जाम में आता भी है। राइजोबियम जीवाणु सभी को जानते हैं कि ये जड़ ग्रंथिका में पाया जाता है, और हम लोग जानते हैं खास करके दलहनी फसल में। लेकिन ये दलहनी फसल के राइजोबियम लेग्यूमिनस ये जीवाणु है, किसका जीवाणु है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनस है, और ये अधिकतर दलहनी फसल या फलियां या फलीदार, दलहनी फसल कहने का मतलब जैसे मूंग हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, उस प्रकार के पौधे के जड़ में राइजोबियम लेग्यूमिनस पाया जाता है। ध्यान रहे, सिर्फ राइजोबियम नहीं, राइजोबियम लेग्यूमिनस। अगला है राइजोबियम जैपोनिकम। ये सोयाबीन के पौधे के जड़ में पाया जाता है। ध्यान रहे, राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन के पौधे में पाया जाता है। अगला है राइजोबियम मेलिलोटी। ये किस प्रकार के पौधे में, तो ये अल्फाल्फा, जिसे लूसर्न भी बोलते हैं, लूसर्न हिंदी। अगला है राइजोबियम ट्राइफोली। ये 3 पत्तियां घास में, 3 इसलिए ट्राई मतलब 3 पत्तियां घास में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। याद रखिएगा, राइजोबियम से संबंधित इस प्रकार जो भी आया मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान रखना है। अगला है अमोनियाकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एमोनिफिकेशन। क्या है, अमोनियाकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एमोनिफिकेशन।
पहला स्टेप ये हुआ नाइट्रोजन चक्र में। अमोनिया का क्या है, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक नाइट्रोजन यौगिकों को अमोनिया या अमोनियम, अमोनिया ध्यान रहे, अमोनिया को NH3 और अमोनियम को NH4 परिवर्तित करता है। अमोनियाकरण में क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल नाइट्रोजन यौगिकों को अमोनिया अर्थात NH3 या अमोनियम NH4 में परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। उसे ही उस प्रोसेस को हम लोग अमोनियाकरण, एमोनिफिकेशन बोलते हैं। तो बोलेंगे सर इस प्रोसेस में जिस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को NH3 में बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के यौगिक काम किए, ये जीवाणु काम किए, यहाँ भी कुछ जीवाणु काम करेंगे जी, बिल्कुल। यहाँ पे जो जीवाणु काम करते हैं वो है क्लास्ट्रीडियम। क्या है, क्लास्ट्रीडियम। और जीवाणु है लेकिन मुख्य रूप से जो है मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो क्लास्ट्रीडियम का क्या काम है, सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक नाइट्रोजन यौगिकों को अमोनिया या अमोनियम में परिवर्तित। फिर बोलेंगे सर यहाँ भी क्लास्ट्रीडियम आप लिखाए हैं जी, यहाँ पे जो मैंने एजेटोबैक्टर लिखाया है ये एरोबिक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये जो क्लास्ट्रीडियम है ये अनएरोबिक है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये जो अमोनियाकरण होता है ये ज़्यादातर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करता है, और इसमें जो जटिल नाइट्रोजन यौगिक को NH3 और NH4 में बदलने का काम जो जीवाणु करता है वो है क्लास्ट्रीडियम। पहला प्रोसेस नाइट्रोजन का खत्म, दूसरा कदम। तीसरा है नाइट्रीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीकरण में क्या होता है, अब ये टूटा अमोनिया में, इस अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तित होता है। अमोनिया हो गया NH3, नाइट्रेट, नाइट्रेट को बोलते हैं NO3, ये NH3 ये NO3 है। हम लोगों को सभी को पता है कि पेड़ पौधे सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करता है अपने वृद्धि एवं विकास के लिए। पेड़ पौधे हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, किसमें, नाइट्रेट NO3 के रूप में ग्रहण करता है, और इसी नाइट्रीकरण में अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है, और यहीं से वो पेड़ पौधा मिट्टी से क्या करता है, नाइट्रेट को ग्रहण करता है और अपना वृद्धि एवं विकास करता है। इसका दो चरण में होता है। पहला अमोनियम NH4 का नाइट्राइट में बदलता है। याद रहे ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है। नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र NO2, ये आयन के रूप में लिखे हैं इसलिए NO2 माइनस लिखे हैं। अमोनिया का, अमोनिया ये NH4 प्लस है आयन के रूप में। अमोनिया का पहला परिवर्तन होता है नाइट्राइट NO2 में। इसको भी करने वाले कौन से जीवाणु है, तो नाइट्रोसोमोनास। याद रखिएगा जीवाणु, अमोनिया का नाइट्राइट में बदलने वाले जीवाणु कौन है, नाइट्रोसोमोनास। अब इस नाइट्राइट का NO2 का नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्रेट में बदलता है, तब जाके पौधा इसका उपयोग करता है अपने वृद्धि एवं विकास के लिए। तो नाइट्रीकरण में दो प्रोसेस याद रखिएगा कि इस अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन के फलस्वरूप दो चरण होते हैं। पहला अमोनियम से नाइट्राइट बनाया जाता है जो बनाता है नाइट्रोसोमोनास, फिर नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में फाइनली कन्वर्ट करता है, तब जाके नाइट्रीकरण का प्रोसेस होता है। अब बचा हमारा अनाइट्रीकरण। अनाइट्रीकरण कहेंगे, अच्छा सर नाइट्रीकरण का विपरीतार्थक शब्द अनाइट्रीकरण, इसी को बोलते हैं विनाइट्रीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। आप सीधा सीधी समझ रहे होंगे इसका उल्टा शब्द है तो इसका उल्टा काम होगा। बोलेंगे जी बिल्कुल काम होगा। इसका क्या काम है, तो इसका काम है नाइट्रेट, लास्ट उत्पाद यही बना था, नाइट्रेट का विभिन्न चरणों के माध्यम से नाइट्रोजन में परिवर्तन होना। नाइट्रेट का विभिन्न चरणों के माध्यम से नाइट्रोजन में परिवर्तित होना ही हमारा विनाइट्रीकरण कहलाता है। प्रोसेस देखते हैं, ये आपका नाइट्रेट, इसको स्यूडोमोनास जीवाणु क्या करता है, नाइट्राइट में बदलता है जिसे NO2 माइनस बोलते हैं, और इस नाइट्राइट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदला जाता है जिसे NO बोलते हैं, और फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड N2O और N2 में फाइनली ये टूट जाता है। इस प्रकार विनाइट्रीकरण में प्रोसेस होता है। नाइट्रेट का N2 में बदलना विनाइट्रीकरण,
याद है ना, नाइट्रीकरण का ठीक ये उल्टा है। नाइट्रेट, और इसमें जो जीवाणु काम करता है वो स्यूडोमोनास काम करता है, याद रहे। दे देगा बी नाइट्रिक कारक जीवाणु कौन सा है, तो बोलेंगे स्यूडोमोनास। और स्यूडोमोनास का कार्य क्या है, नाइट्रेट को पहले नाइट्राइट में बदलना, नाइट्राइट को N2 बोलते हैं, और फिर नाइट्राइट का नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलना जिसे बोलते हैं NO, और फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड और N2 में टूटता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी। एग्जाम्पल में यहाँ लिखा दिया जीवाणु स्यूडोमोनास, बैसिलस और डी नाइट्रोबैक्टर। याद रहे, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रीकरण में काम आता है, उसका उल्टा डी नाइट्रोबैक्टर। ये सब जीवाणु आप याद रखिएगा, देगा एग्जाम में, निम्नलिखित में कौन सा बी नाइट्रिक कारक जीवाणु है, तो बोलेंगे स्यूडोमोनास, बैसिलस, डी नाइट्रोबैक्टर देगा। नाइट्रीकरण में अमोनियम से नाइट्राइट के क्रम में कौन सा जीवाणु काम करता है, तो नाइट्रोसोमोनास। इस प्रकार ध्यान रखिएगा। अब कुछ नोट यहाँ लिखा दिए हैं। मृदा निर्माण के समय अनुपस्थित तत्व कौन सा रहता है, तो नाइट्रोजन रहता है। सभी को पता है हम लोगों को कि प्राकृतिक चट्टाने में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। और मृदा का निर्माण सभी को पता है, चट्टानों के अपरदन वगैरह से मृदा का निर्माण होता है। जब चट्टान में ही नहीं पाया जाएगा तो मृदा में कहाँ से पाया जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मृदा निर्माण के समय कौन सा पोषक तत्व की अनुपस्थिति होती है, तो नाइट्रोजन के संदर्भ में नाइट्रोजन बोलेंगे, बाकी बात और कुछ तत्व होते हैं। यहाँ पे अगला, स्थलीय पारितंत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से होते हैं या कौन होते हैं। सभी को पता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या तो हमारा जल में होगा या तो स्थल पे होगा। स्थल में कहने का मतलब जैसे सर बोलेंगे हमारा क्या, दलहनी फसल जैसे मूंग वगैरह ये सब में, इसमें कौन सा जीवाणु स्थिरीकरण करेगा, और जलीय में कौन करेगा, तो यहाँ पे आपको बताए थे एनाबिनाजोली। देखिए एक जलीय फर्न है, तो यहाँ पे देखिए कौन कर रहा है, एनाबिनाजोली। तो जो हमारा स्थलीय पारितंत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वो होता है सहजीवी सूक्ष्म जीवाणु। कौन सा होता है, सहजीवी सूक्ष्म जीवाणु। और जो जलीय पारितंत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वो सूक्ष्म जीवाणु, यानी स्थल पे काम करने वाला सिम्बायोसिस रिलेशन निभाने वाले जीवाणु होते हैं। जैसे आपका राइजोबियम वगैरह हो गया, ये सब सिम्बायोसिस रिलेशन निभाता है, ध्यान रहे। लास्ट है ऑक्सीजन चक्र। मैंने सोचा इसको खत्म भी कर देता हूँ गैसीय चक्र को। तो ऑक्सीजन चक्र में कुछ नहीं है, दो चीज़ें याद रखना है। ऑक्सीजन का निर्माण स्थलीय पारितंत्र में किससे होता है, सभी को पता है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का क्या करता है, निर्माण करता है, अर्थात स्वपोषित हरे पौधे। अब यही ऑक्सीजन का निर्माण जलीय पारितंत्र, जल के इकोसिस्टम में कैसे कौन करता है, तो ये करता है पादप प्लवक, इंग्लिश में बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। इस प्रकार मैंने जैव भू रासायनिक का पहला पार्ट जिसे गैसीय चक्र बोलते हैं, उस चक्र में आने वाले कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र को समाप्त कर दिया। अगले पार्ट में जो मिलेंगे वो अपसादित चक्र के साथ मिलेंगे।